है वो गवर्नर जनरल और वायसराय होगा। ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाला जितना भी सेक्शन है उसका वीडियो बना दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। और ये जो आपका सेक्शन होगा स्पेशली क्या कवर करेगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ वॉच करें, मतलब आपका बीपीएससी एग्ज़ाम होने से पहले, ठीक है ना। तो चलिए, प्रीवियस ईयर जितने भी हैं अपडेटेड है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए, तो देख लीजिए। इसमें क्या पहला पॉइंट बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि क्लाइव के समय में क्या होता है कि असैनिक एवं सैनिक दोनों सुधार हुए। ठीक है, जो आपका क्लाइव था उसके टाइम में असैनिक सुधारों के अंतर्गत अगर बात की जाए तो क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार क्या किया कि क्लाइव ने बंद कर दिया। उसने क्या किया कि आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया, कि आपको आंतरिक कर देना होगा, बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए, और 17 जनवरी 1766 में क्या होता है कि यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता जो बंगाल एवं बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। ठीक है, यानी बिहार और बंगाल से काम करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट में कहा जा रहा है कि अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत जो है हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आपका आदेश के अनुसार जो है बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, तो आपका घोषणा किसने, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण क्या किया, तो मुर्शिदाबाद से कोलकाता कर दिया। मुर्शिदाबाद जो आपका अंदर में पड़ता है कोलकाता के। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खां यहीं से संबंध रखते थे। वारेन हेस्टिंग्स का जो विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। ठीक है, किसकी, वारेन हेस्टिंग्स का विचार था कि जो समस्त भूमि है शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि के नियम को अपनाया, ट्रायल एंड एरर को इसने अपनाया वारेन हेस्टिंग्स ने। यहाँ पे अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत अगर बात की जाए तो ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिएट सरकार की व्यवस्था की गई। कहाँ पे, तो बंगाल में। इस सरकार में क्या होता है कि सरकार में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया, यानी अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है, तो 1774 में वारेन हेस्टिंग्स बनता है। ठीक है, कौन, बंगाल का, भारत का नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जन प्रशासन की नींव जो है वो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर क्या है कि ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने आपका तैयार की। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जन प्रशासन अगर बात की जाए तो वारेन हेस्टिंग्स ने मजबूती रखी थी। ठीक है, और उसको क्या किए कि ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस के द्वारा प्रदान किया गया। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार किए जाते, फौजदारी सुधार कानून में सुधार किए जाते हैं, पुलिस सुधार होते हैं, कर संबंधी सुधार तथा व्यापारिक सुधार से क्या होता है कि जन प्रशासन की नींव पड़ी। इस तरह से क्या हुआ कि व्यापारिक सुधार जो किया गया कॉर्नवालिस के द्वारा, तो जन प्रशासन की नींव भी मिलती है इसके टाइम में। अगर बात किया जाए तो 15 जनवरी आपका 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, यानी 1774 से लेकर के इसका टाइम पीरियड 1785 तक रहा था। ठीक है, तो ये आपका इसी के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के टाइम, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से जो है वो वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेस्ली संबंधित है। ठीक है, और देखिए ये वायसराय जितने भी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके जितने भी एग्ज़ाम है ना, तो ये आपके जितने भी मेन एग्ज़ाम है तो आपके सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स से अन्यायपूर्ण एवं निरंकुश कार्य के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा। ठीक है, उसके अलावा आपका क्या बोला जा रहा है कि किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे क्या किया कि सभी दोषों से मुक्त कर दिया। किस पे, वारेन हेस्टिंग्स पे।
अगर बात करते हैं तो रियासतों के प्रति जो है प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ निम्नलिखित क्या रही थी। तो देखिए, कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष किया, यानी कब, तो आपका 1740 से लेकर के 1765 आपका जो है वो 12 अगस्त के करीब, और आपका क्या है तो 16 अगस्त के करीब, पहला के इलाहाबाद की संधि और दूसरा इलाहाबाद की संधि 1765 के टाइम में होता है। ठीक है, तो ये आपका, मेरे पास पेन नहीं है तो मैं थोड़ा सा ऐसा ही लिखती हूँ। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या फिर घेरे की नीति जो 1765 से लेकर 1813 के बीच में देखी जाती है, जो बेलेजली के द्वारा शुरू किया जाता है। उसके अलावा क्या कहा जा रहा है, तो अधीनस्थ पाठक की नीति जो है 1813 से 1857। उसके अलावा संघ की नीति अगर 1858 के बाद 1935 के मध्य रखी गई थी, और बराबर के संघ की संधि अगर इनिशिएटिव लिया गया था कि भारत का प्रशासन और आपका अंग्रेजों के बीच में कुछ बराबरी की बात की गई, तो 1935 के बाद 1947 तक देखने को मिलता है। ठीक है, डिटेल में यहाँ पे बताया जा रहा है कि दीवानी और आपके फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव जो है अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर वारन कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। ठीक है, शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। 1787 में क्या होता है, तो ये जिले के प्रभारी कलेक्टर को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिए गए। यानी 1787 में क्या होता है कि जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्ति एवं सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1790 से 92 के बीच जो है वो भारतीय न्यायाधीशों से मुक्त युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करके उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली न्यायालय 3 बंगाल के लिए हो गई और 1 बिहार के लिए स्टार्ट की गई। ठीक है, यानी ये भ्रमण करके न्याय वगैरह जो भी प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। ठीक है, नहीं, अध्यक्षता कौन करते थे, तो यूरोपीय करते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर क्या किया कि कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार की जो है वो प्रसिद्ध सिद्धांत जो है शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। इसके तहत उसने क्या किया, कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियों भी ले ली गई तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां ही रह गई। किसके पास, तो कलेक्टर के पास। यहाँ पे अगला पॉइंट है कि जिला दीवानी न्यायालय में कार्य करने के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई और जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी दे दिए गए। भारत की प्रसंविधाबद्ध आपके जो सिविल सेवा या फिर लोक सेवा जो प्रारंभ की जाती है कॉर्नवालिस द्वारा स्टार्ट किया जाता है। यानी सिविल सेवा या लोक सेवा प्रारंभ करने का अगर श्रेय जाता है तो कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड जो है 1786 से लेकर के 1793 तक आता है। स्थायी प्रशासन के टाइम में, मतलब जो हमने कॉर्नवालिस को पढ़ा था उसके टाइम में, जो ऊपर में आपने देखा भी होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। एवं क्या होता है कि 30 जुलाई 1805 में क्या होता है कि आपका 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। कौन, तो आपका उसके बाद भी वो आता है। ठीक है, यदि अब कॉर्नवालिस जो है वो एक तो आपका 1786 1793, उसके बाद वो फिर आता है 1805 से लेकर के कुछ मंथ के लिए। ठीक है, तो उसी साल कुछ मंथ के लिए। बाद में उसकी मृत्यु जो है वो गाजीपुर यूपी में हो जाती है। कब, तो 5 अक्टूबर आपका 1805 को। ठीक है, यही जो आपका जो है अंग्रेज ब्रिटिश जो है वो उसका कर्व जो है वो गाजीपुर में हमेशा प्रश्न में पूछता है।
यहीं पर उसकी कब्र स्थित है। लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड जो है इसके बाद आता है 1798 से लेकर के 1805 की सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो पहला जो राज्य था हैदराबाद था। यानी किसका, तो लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य 1798 में हैदराबाद था। और वसीन की संधि जो होती है वो आपका दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य की जाती है। यानी बाजीराव द्वितीय रहते हैं मराठों की तरफ से और आपके जो अंग्रेज रहते हैं वो इन लोगों की तरफ से, मतलब ब्रिटिशों की तरफ से जो थे। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कोई था तो पेशवा बाजीराव सेकेंड था। कब होता, तो आपका 1802 के करीब। ठीक है, मराठा में जो है ये आपका वसीन का संधि है, मतलब पेशवा वाला वसीन की संधि 1802 में होता है। अगर मराठा में पूछा जाएगा तो पहला मराठा कौन था, तो ये आपका पेशवा सेकंड थे, पेशवा बाजीराव सेकंड। इस सहायक संधि के तहत क्या होता है कि बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली और इस संधि की शर्तों के अनुसार क्या होता है कि अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया। ठीक है, उसके टाइम में किया गया इस बात के, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर क्या किया, तो सहमति जताई। अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली की अगर बात की जाए तो 1798 से लेकर के 1805 का जो टाइम पीरियड है उसने क्या क्या किया, तो देखिए ने भारतीय राज्यों को क्या किया कि अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि आपका क्या किया, प्रणाली का प्रारंभ किया। कौन, लॉर्ड वेलेस्ली। उन सहायक संधि को अस्वीकार नहीं किया। ठीक है, उसने क्या किया कि सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, मतलब ये इन्वेंट करता नहीं था। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था। ठीक है, तथा वह जो है क्रमिक रूप से विकसित हुई थी, मतलब एक बार में नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम करके हर एक, मतलब जो भी गवर्नर जनरल आए या फिर गवर्नर आए तो उनसे ये बढ़ता गया। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि संभवतः डुप्ले जो प्रथम यूरोपीय था जो आपका, जिसने अपने सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। ठीक है, यानी किराया दे करके आप मेरे सेना को रख सकते हो। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि जिसने अपने सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने यह प्रणाली अपनाई कि प्रथम सहायक संधि 1765 में क्या होता है कि अवध से ही की गई थी। यानी प्रथम सहायक संधि जो है वो 1765 में अवध से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उनकी सीमाओं की रक्षा का वचन दिया था अवध को। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं तो क्या कहा जा रहा है, तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो है विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो राज्य था वो हैदराबाद था। कौन था, तो हैदराबाद था। 1798 ईस्वी तथा आपका 1800 के ईस्वी के आसपास देखा जा सकता है इसको हैदराबाद के। उसके अलावा मैसूर 1799, हैदराबाद, मैसूर 1799, तंजौर जो है वो अक्टूबर 1799 और अवध 1801 में आपको देखने को मिलेगा। उसी के बाद जो है वो पेशवा जो है दिसंबर 1802 को। उसके अलावा बरार जो है 1803 और सिंधिया 1804 जो है वो मध्य प्रदेश वाला एरिया। उसके अलावा अगर जोधपुर यूपी, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला पॉइंट क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जुलाई 1928 ईस्वी में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। उसने जो कार्य किए उसके बारे में देखते हैं। उसने सती प्रथा, आपका बालिका शिशु वध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किए तथा देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित किया। कौन, तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथावत तटस्थता की नीति अपनाई, यानी कोई भी ज़्यादा हस्तक्षेप इसके द्वारा नहीं देखा जाता है। अगर बात किया जाए राज्य जयपुर के बारे में, तो जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि
ऐसा रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिमेंट पर ही प्रहार कर दिया गया। इसमें क्या होता है कि परंतु इस पर भी बेंटिक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर होगा कि नहीं हस्तक्षेप करना है, ठीक है। उसके अलावा जोधपुर हो गया, इसी कारण जोधपुर, बूंदी, कोटा और भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया, ठीक है। ऐसे यद्यपि ऐसा करने के पर्याप्त कारण भी थे, ठीक है, परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 में क्या होता है कि 1831 में मैसूर और 1834 में यानी कर्नाटक एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ अधिक जो थी वो अव्यवस्था थी। विलियम बेंटिक के शासन के समय 7 वर्षों में पुराने निरंतर युद्ध एवं संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई, ठीक है। यानी जितना युद्ध होता था इसके टाइम उतना देखने को नहीं मिलता है। तो ये इसका लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड अगर देखेंगे तो आपका 1828 से लेकर के 1835 तक का टाइम पीरियड रहता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम जो है सामाजिक प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 ईस्वी में क्या होता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके अलावा आपका देखेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को कैप्टन स्लीमैन को ठगी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया, मतलब विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया। इसने लगभग 1500 ठगों को क्या किया कि बंदी बना दिया, अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 में क्या होता है कि संगठित रूप से जो है वो आपका ठग का जो है वो आपका अंत हो जाता है। कब के टाइम में, तो 1837 में। अगला आपका पॉइंट बोला जा रहा है, तो 1789 की घोषणा के द्वारा क्या होता है कि बंगाल से जो है दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। तो कब, तो 1789 के बाद तो बंगाल से दासों का निर्यात जो है बंद कर दिया गया। 1811 ईस्वी से लेकर के 1823 यानी 1811 और 1823 ईस्वी में क्या होता है कि दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दासता को शीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया। 1843 ईस्वी में क्या होता है कि समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। 1860 में अगर बात किया जाए तो 1860 में जो है वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को आपराधिक घोषित कर दिया गया। अगर बात किया जाए आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में होता है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल का यानी 1813 से 23 में हुआ था। यानी लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में आपका आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, उसके जो कि सुगौली की संधि से समाप्त होता है। सुगौली की संधि जो होती है वो 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 1854 ईस्वी में क्या होता है कि स्लेमन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का जो है वो ब्रिटिश रेजिमेंट बनाया जाता है, ठीक है। तो आपका जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट बनाया गया। कब, तो 1854 में। उसने क्या किया, तो कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था जो है काफ़ी शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली साहब पर क्या किया कि कुशासन का आरोप लगा करके 13 फरवरी 1856 को क्या किया कि उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया। किसका, तो अवध का। अगला बताया जा रहा है क्या कि अगला बोला जा रहा है कि आपका जो है अवध का विलय तो 13 फरवरी 1856 को उसका जो है कर दिया जाता है।
उसके अलावा कहा जा रहा है कि अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश जो है वो सतारा हो गया 1848, जैतपुर एवं संबलपुर हो गया 1849 ईस्वी में, बघाट 1850 में, उदयपुर जो है 1852 ईस्वी में, और झांसी जो है 1854 ईस्वी में, और नागपुर 1854 ईस्वी में भी होता है। उसके अलावा करौली यानी आपका उत्तराखंड का करौली जो है 1855 में होता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, करौली के व्यापगत जो प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा किया। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास अगर किया जाता है तो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया जाता है। प्रथम रेल जो लाइन है 1893 में होता है, 1853 में, 93 नहीं, 1853 में मुंबई से थाने के जो बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। ठीक है, कहाँ चले थे, मुंबई से थाने के बीच रेल यात्रा का प्रारंभ जो है ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारत में जो है वो रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य जो है कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना था। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि इसका दूसरा उद्देश्य क्या है, तो सेना को दूर दराज के क्षेत्रों पर पहुँचाना भी था। ठीक है, इसका दूसरा उद्देश्य क्या था, तो सेना को अगर कोई भी अगर इतना मतलब उपद्रव हो, अव्यवस्था फैले तो जल्दी से जल्दी आर्मी पहुँच जाए। ठीक है, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाली किसी भी विद्रोह को सरलता से क्या किया जाए, आपका कुचल दिया जाए। ये लोग कम थोड़ी ना थे, बहुत तेज थे। कुचला जा सके। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार जो है 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। ठीक है, ब्रिटिश जो बोला जा रहा है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जो है लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ। जब 1885 ईस्वी में क्या होता है कि तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध के समय 1 जनवरी 1886 को क्या होता है कि वर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाता है। ठीक है, तो ये कब मिलाया जाता है, आपका तृतीय वर्मा युद्ध जब होता है तब वो मर्ज कर लिया जाता है। वर्मा जो है वो प्रेजेंट का म्यांमार है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जब कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट होता है 1885, उसके बाद ही ये 1886 में जो है वो वर्मा को क्या किया जाता है, ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाता है। ठीक है, और ये क्या था, तो ये तृतीय आंग्ल के टाइम में वर्मा को मिलाया जाता है। डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि डलहौजी से पूर्व जो है सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार जो है अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सी धन जो है व्यवस्था किया जाने लगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। किसके समय, तो आपके लॉर्ड कैनिंग के समय, और आपके विद्यासागर जो थे वो समाज सुधारक। अगर बात किया जाए तो इस अधिनियम के नियम जो थे, इस अधिनियम के नियम 15 जो है आपका के तहत विधवा विवाह को क्या किया गया, तो वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न बालक वैध घोषित कर दिया गया, जो पहले नहीं था। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेताओं थे, जैसे आपका पश्चिम भारत में अगर बात किया जाए तो ये वाला जो आपका भारत है, तो ये वाला पश्चिम भारत में जो थे वो आपके विष्णु शास्त्री और धोधो केशव कर्वे जी थे। ठीक है, तो दो लोगों का आप नाम स्पेशली याद रखेंगे। देखिए, धोधो केशव कर्वे जो थे 1899 में जो है वो पूना में विधवा आश्रम आपका क्या स्थापित करते हैं, यानी ये वाला आपका महाराष्ट्र वाला रीजन, वहाँ के पूना में 1899 में ये किया जाता है। धोधो केशव कर्वे। ठीक है ना, तो आप जो भी प्रोनाउंस करते हैं यू मस्ट प्रोनाउंस इट। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1857 ईस्वी में क्या है कि महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था, क्या था, तो आपका महारानी की घोषणा पत्र। ठीक है, यह घोषणा पत्र कब हुआ, तो आपका 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया। इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति होती है और आपका भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही राज के अंतर्गत जो है वो लाए जाने की घोषणा की गई। अगला देखेंगे इसमें क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि इसके तहत क्या होता है कि लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश
भारत का प्रथम क्या बनता है, तो आपका वायसराय बनता है। कौन, तो लॉर्ड कैनिंग बनता है। महारानी विक्टोरिया को भारत की जो है सम्राज्ञी 1877 ईस्वी में क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और जनवरी 1877 में जो है आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की जाती है, जो सम्राज्ञी थी ब्रिटेन की। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो होता है 1839 से 1842 के मध्य हुआ। इस दौरान क्या होता है कि भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। कौन था, तो ऑकलैंड थे। और उसका अलावा क्या है, तो लॉर्ड लिटन के समय जो है वो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है। लॉर्ड लिटन के समय आपका द्वितीय 1878 से 1880, और पहला कब होता है, तो ऑकलैंड और लिटन आप याद रखेंगे अफगान के टाइम के। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 1843 में क्या होता है कि एक्ट 5 के तहत क्या हुआ कि भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल, उसके अलावा लॉर्ड एलम्बरो ने क्या किया कि दास प्रथा का उन्मूलन किया। ठीक है, इसके काल में क्या होता है कि 1842 से लेकर के 1844 के दौरान क्या हुआ कि अगस्त में जो है वो अगस्त के टाइम में 1843 में सिंधु को पूर्ण रूप से जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, तो ये पूछा भी कि आपको सिंधु को कब मिला गया, तो 1843 में मिलाया गया। अगला आपका क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या फिर कुशल आक्रामकता की नीति की बात की जाए तो आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में बात होता है। तो लॉर्ड एलम्बरो के काल में क्या होता है, तो प्रारंभ होकर के लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस काल को कुशल आक्रामकता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को क्या किया गया, तो इस नीति को जो है प्राय जो है जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके कार्यकाल वायसराय काल में जो है इस नीति का क्या किया, तो आपका अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला। इस नीति की जो रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई और कुशल आक्रामकता शब्द का मतलब शब्द को JWS वाइली ने 18 बरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। तो किसने कुशल आक्रामकता का यूज़ किया था, तो JWS वाइली। उसी तरह से देखते हैं तो क्या बताया जा रहा है कि भारत में अगर बोला जाए तो अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम में होती है 1869 से 72 के बीच में, और 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई। किंतु लॉर्ड रिपन के कार्य में क्या होता है, काल में क्या होता है, तो नियमित जनगणना आपका 1881 ईस्वी में शुरू हुई। लॉर्ड मेयो की हत्या जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान सीर अली अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा कर दी गई थी। ये इम्पोर्टेंट भी है, पूछता भी MCQ के फॉर्मेट में। मेयो जो था प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। 1876 में क्या होता है कि लिटन कि वायसराय आने पे क्या होता है कि वायसराय जब लिटन बन के आता है तो अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीतियों में परिवर्तन आया। कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पे अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। ठीक है, मेजर सेंडेमन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही बलूचिस्तान में क्या होता है, तो आप हस्तक्षेप न करने के स्थान पे हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। कहाँ पे, तो ये आपका जो मेजर सेंडेमन जो था। ठीक है, विभिन्न तरह का प्राणी लोग भी थे ये लोग, कोई करता है कोई नहीं करता। देखिए क्या बताया जा रहा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या फिर भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम जो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने का अधिनियम भी कहा जाता है। अर्शकिन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया है। इसी तरह से श्री SN बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। देखिए अगला क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि सर PC इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। ठीक है, इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य जो था वो जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यता तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियाँ समान दी जाए। ठीक है, इल्बर्ट बिल का ये मीनिंग था।
आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे ही ये विधेयक प्रस्तुत किया गया एक बवंडर खड़ा हो गया, ठीक है, वो क्योंकि चाह नहीं रहे थे यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाघात बताया। अगला देखते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में जो है वो सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। तो आपका उदारवादी जो है वो लॉर्ड रिपन था। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाले फैक्ट्रियों में काम करने वाले महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत क्या होता है, तो आपका 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्री में काम करने पर रोक लगा दी कि आपका बिलो 7 से आप काम नहीं कर सकते फैक्ट्री में। 17 से 12 वर्ष के जो आयु के बच्चे थे, तो बच्चों की कार्य अवधि जो थी प्रतिदिन 9 घंटे हो गए। इन्हें महीने में 4 दिन छुट्टी का प्रावधान किया गया, संडे की छुट्टी। दूसरा जो फैक्ट्री अधिनियम आता है आपका, तो 1891 में आता है, उसी के अलावा बनाया गया। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मेयो की समय जो है वो सृजित स्थानीय शासन की वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए, ठीक है। यहाँ पे महीने में 4 दिन छुट्टी दी जाती थी, यहाँ पे सप्ताह में छुट्टी दी जाने लगी, ठीक है। लॉर्ड मेयो के समय में क्या होता है कि सृजित स्थानीय शासन की वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए, ठीक है। स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने क्या किया कि आवश्यक नियम भी दिए। इस कार्य के कारण क्या हुआ, तो लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है, ठीक है। उसके अलावा चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या किया, तो प्रेस पर भी प्रतिबंध हटाया। उसने इसे समाचार पत्रों का, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, तो आपका मुक्तिदाता, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी जो प्रयास किए गए 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ क्या होता है प्रारंभ हुआ। 1861 ईस्वी में क्या होता है, तो केनिंग द्वारा जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया, ठीक है। और 1871 में क्या होता है कि पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के काल में क्या होता है कि 1899 से 1905 के दौरान क्या हुआ कि वर्ष 1901 में क्या होता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया क्या किया गया, महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो 1904 में आता है, लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। आपका 50,000 पाउंड की जो धनराशि को आवंटन किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना जो है वो किससे की थी, तो मुगल सम्राट शाह आलम से की थी। तो आप याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी का ऐसा वक्तव्य था। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पे जो है लॉर्ड मिंटो को भारत का क्या किया गया, तो वायसराय बनाया गया मिंटो को। जॉर्ज मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया और इसके द्वारा किए गए सुधारों को मार्लो मिंटो 1909 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में क्या होता है, तो मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचक क्षेत्र की स्थापना की गई। वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता में दिल्ली स्थानांतरण किया गया। अगला बताया जा रहा है कि वायसराय जो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को भारत में क्या किया, तो बुलाया, ठीक है। दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसे क्या किया गया कि जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी दरबार में क्या होता है, तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी को स्थानांतरण की घोषणा की गई, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ पॉइंट को देख लेते हैं, कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपका रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था, नहीं ये गवर्नर जनरल नहीं था, ठीक है। यहाँ पे देखिए विलियम बेंटिक जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल सही, आपका बी आंसर सही हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। कहा जा रहा है क्या कि वारन हेस्टिंग को 1774 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। 1873 में क्या होता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, और रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल का गवर्नर नियुक्त था, गवर्नर जनरल नहीं था। इसे जो है इस पद पर 1758 से 60 एवं 1765 से 67 की अवधि में रहा था, ठीक है। तो 2 टाइम ये आपका रॉबर्ट क्लाइव और आपका कौन आते हैं, तो आपके कॉर्नवालिस भी 2 बार आते हैं, आता है, ठीक है। तो अगला देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। तो कहा जा रहा है क्या, अगला बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, कौन था, तो स्टार मार्क अभी अपने देख लिया, गवर्नर जनरल कौन था, तो वारन हेस्टिंग था कि कौन था। देखिए आपका भारत का पूछा जा रहा है, तो भारत का यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना। तो अगर बोला जाए भारत का, तो ये आपका गवर्नर जनरल नहीं पूछ रहा ना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में जो अगर बात किया जाए तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये आपका कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, तो इसलिए ई आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है तो आपको सही विचार करना है, यानी आपको पहले कौन आपको यूज़ करना है, ठीक है ना। चलिए नंबरिंग देनी है स्पेशली, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे डिटेल जो है ये यहाँ पे भी जो है वो आपका स्टार मार्क है, तो यहाँ से डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो बक्सर का युद्ध होता है आपका 12 अक्टूबर 1764 को। उसके अलावा क्लाइव कब आता है, तो आपका 1765 में आता है 3 मई को। इलाहाबाद की जो संधि होती है आपका, दोनों संधि जो कहाँ होती है, तो आपका अगस्त में ही होता है, एक 12 अगस्त को, एक आपका 16 अगस्त को। तो इस तरह से ये आपका जो है वो बाद में होता है अगस्त में। और वारन हेस्टिंग का जो गवर्नर जनरल बनता है तो 1772 में बनता है। तो याद रखेंगे आपका बक्सर का युद्ध हो गया, क्लाइव का आना हुआ, और इलाहाबाद की संधि, और आपका वारन हेस्टिंग का गवर्नर बनना। इसमें बताया जा रहा है कि जो आपका वारन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल बताया गया है, जो कि गलत है। वो थोड़ी ना था, भारत का नहीं था, वो तो बंगाल का था। वह जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी या फिर बंगाल का गवर्नर 1772 में बना था, और तथा 1774 में क्या होता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना, ठीक है। और बंगाल का गवर्नर जनरल बना, निकटतम को जो आपका सही विकल्प होगा वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला हम लोग क्या बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि आपको कौन जो है कथन सुमेलित नहीं है, सही नहीं है की बात की जा रही है। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो भी आपका सुमेलित नहीं है। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, ठीक है। क्योंकि उसने क्या किया था, तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था, ये गलत है, ठीक है, सी हो जाएगा। देखिए जो भी आपका डिटेल में है तो उसको देख लेते, ऊपर ही से देख लेते, ठीक है। तो देखिए जन प्रशासन की नींव जो है वो वारन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखा गया, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी, ये सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय आपका किसका है, तो क्लाइव का है, ये भी सही है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि द्वितीयों के सिद्धांत के आधार पर क्या किया कि ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्धि क्षेत्र जोड़े, ठीक है। ये मतलब अपना मतलब कूटनीति से जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्लाइव ने क्या किया कि क्लाइव के समय में असैनिक एवं सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने जो है वो उपहार लेना और निजी व्यापार बंद करा दिया, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके आंतरिक कर जो थे ध्यान देना अनिवार्य कर दिया, यानी आंतरिक कर जो है देना अनिवार्य था, यानी क्लाइव के टाइम में। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए, और आपका जनवरी 1766 में यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल एवं बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे।
जन प्रशासन की नींव जो है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार, फौजदारी कानून में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी आपके सुधार एवं आपका व्यापारिक सुधारों से क्या होता है कि जन प्रशासन की नींव पड़ी। विलियम बेंटिक ने 1828 से 1835 के शासन के 7 वर्षों में पुराने निरंतर युद्ध एवं संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी। ठीक है, भारत के इतिहास में जो है बेंटिक का नाम जो है सामाजिक एवं प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी जो था उसका टाइम पीरियड कितना है, तो 1848 से लेकर 56 तक है, और ने व्यापकगत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी आपका अगस्त 17 जो है वो आपका महाराष्ट्र वाला 17 1848, उसके अलावा जयपुर 1849 और संबलपुर 1850 में किया। ठीक है, बघाट जो है वो आपका किया कब, तो 1850 में किया। ठीक है, ये दोनों एक ही साथ किया जाता है 1849 में, जयपुर और संबलपुर। उसके अलावा अगर उदयपुर की बात की तो 1882 में, और आपका 1854 में जो है वो झांसी एवं 1854 में नागपुर का विलय कर दिया जाता है। झांसी और नागपुर का सेम टाइम में विलय किया जाता है। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो 1856 ईस्वी में क्या होता है कि डलहौजी ने अवध का क्या किया कि विलय कुल प्रशासन के बहाने किया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, तो ये लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, आपका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है, डिटेल इन द सेक्शन में देखते हैं, तो कहा जा रहा है कि भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को क्या होता है कि पूरी प्लासी की लड़ाई में विजेता जो है वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है लॉर्ड क्लाइव कर रहा है। तो प्लासी का युद्ध जब होता है, तो इस युद्ध के बाद क्या होता है, बंगाल में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस का युद्ध किसने किया था, तो किसने किया था, तो राजा चैत सिंह के द्वारा किया गया था। यहाँ डिटेल देख लेते हैं कि बनारस युद्ध जो होता है राजा चैत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया जाता है। इस विद्रोह में क्या होता है, तत्कालीन गवर्नर जो था वो वारेन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण ली थी। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स भाग गया था चुनार का किला है ना वहीं पे। देखिए आपका क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये आपका कौन था, तो उस समय के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। और 15 जनवरी 1784 को जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, जिसका टाइम पीरियड 1774 से लेकर के 1785 ईस्वी तक था। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसकी थी, तो ये आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स का था। तो आपका ए याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स भी है लेकिन आप उसको याद नहीं रखेंगे। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ या फिर घेरे की नीति जो है वारेन हेस्टिंग्स की ए तथा वेलेजली से संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और आपका मराठों के साथ युद्ध तथा अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। ठीक है, उसके अलावा क्या किया कि उस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का क्या किया, तो बनाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य केवल अपने राज्यों की क्या करना था, रक्षा करना था, तथा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमा की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। पड़ोस अगर सुरक्षित तो खुद का भी सुरक्षित, ऐसा मानना था। ठीक है, इस समय क्या होता है कि भय अफगानों और मराठों से था। ठीक है, और इसलिए कंपनी ने क्या किया कि अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस समय व्यय का बोझ उठाए, और मतलब व्यय का बोझ उठाए, और आपका जो इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। ठीक है, और वेलेजली के आने से क्या होता है कि कंपनी के भारतीय रियासतों के संबंध में परिवर्तन आया, और वेलेजली का उद्देश्य जो था वो भारतीय रियासतों को अपने रक्षात्मक कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था, यानी कंपनी ही रक्षा करेगी भारतीय रियासतों की, ऐसा जो था वो इनिशिएटिव लाया गया वेलेजली का, जो बहुत ही मतलब चतुर था ये वेलेजली।
उसने क्या किया कि भारतीय रियासतों को जो है अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। रिंग फेंस की नीति किसकी थी, तो ये आपका किसका था, तो वारेन हेस्टिंग का था आपका रिंग फेंस की नीति। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं यहाँ पे अगर डिटेल में, यही तक 13 तक देखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात किया जाए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने जो है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, तो किसने समाप्त किया, तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया 11 वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में क्या होता है, तो 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि स्वयं इन दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवान मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। ठीक है, और आपका क्या है कि द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल के में आपको बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के समय में 1765 में हुई थी। ठीक है, शुरुआत की बात की जा रही है। देखिए बंगाल में जो है द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, तो ये लागू की गए थे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है किस गवर्नर जनरल का महाभियोग पर मुकदमा चलाया गया था, तो ये और कोई नहीं जो था आपका गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो ये अब अगले दिन हम देखेंगे, तो 13 तक ही रहने देते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहें। टेक केयर।